रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य ABST, श्री राधे श्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन जो कि प्रश्न पत्र प्रथम है उसमें अंकेक्षक के दायित्वों का अध्ययन करेंगे। लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, जो ऑडिटर है उसके क्या दायित्व हैं, इस बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। अंकेक्षक की नियुक्ति किस प्रकार की जा सकती है। अंकेक्षक की जो नियुक्ति है वो दो प्रकार से की जा सकती है। समझौते के अंतर्गत, प्रथम जो है वो है समझौते के अंतर्गत, और दूसरा उसका तरीका है विधान के अंतर्गत। यदि समझौते के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है तो उसका दायित्व समझौते की शर्तों द्वारा शासित होता है, और यदि उनकी नियुक्ति विधान के अंतर्गत की गई है तो उसका दायित्व उस विधान द्वारा जिनके अंतर्गत उसकी नियुक्ति की गई है शासित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंकेक्षक का दायित्व है वो समझौते के अनुसार किया गया है तो समझौते की जो शर्तें हैं उस शर्तों के द्वारा ही शासित होता है उसका जो दायित्व है। और यदि उसकी नियुक्ति है वो विधान के अंतर्गत की गई है तो उसका दायित्व उस विधान के द्वारा जिसके अंतर्गत उसकी नियुक्ति की गई है उसके अंतर्गत शासित होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि स्वभाव के दृष्टिकोण से दायित्वों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात स्वभाव के दृष्टिकोण से दायित्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है दीवानी दायित्व, सिविल लाइबिलिटीज, और दूसरा है अपराध दायित्व, क्रिमिनल लाइबिलिटीज। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षक नियुक्ति के जो प्रकार हैं वे दो हैं, समझौते के अंतर्गत या विधान के अंतर्गत। और उसी प्रकार स्वभाव के दृष्टिकोण से दायित्वों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है दीवानी दायित्व और द्वितीय है अपराध दायित्व। इस प्रकार में कहें दीवानी दायित्व क्या है तो इस कारण अंकेक्षक के दायित्वों को भी दीवानी व अपराध दो भाग हुए, और दीवानी जो दायित्व है वो अंकेक्षक को न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। दीवानी दायित्व में अंकेक्षक को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है, दंड दिया जाता है, और जिसका उदाहरण है जुर्माना या क्षतिपूर्ति। ये उसको जुर्माने के रूप में न्यायालय ने कोई आदेश दिया हो या उसकी किसी हानि की क्षतिपूर्ति हो तो उसके संबंधी आदेश दिया हो। जबकि जो अपराध दायित्व की बात थी उसमें अंकेक्षक को जुर्माना, क्षतिपूर्ति तथा सजा दोनों की जा सकती हैं। इसमें जुर्माना भी किया जा सकता है, उसकी क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिए जा सकते हैं, और किसी प्रकार की सजा भी की जा सकती है। इस प्रकार हम कंपनी के दायित्वों को एक चार्ट द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात कंपनी अंकेक्षण के दायित्व, पहला जैसा कि हमने पढ़ा दीवानी दायित्व है और दूसरा था अपराध दायित्व, सिविल लाइबिलिटीज और क्रिमिनल लाइबिलिटीज। जो दीवानी दायित्व है वो किन किन के प्रति हो सकता है, उसमें नियोक्ता के प्रति नंबर 1, दूसरा तीसरे पक्ष के प्रति। नियोक्ता के प्रति जो दायित्व हैं उसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लापरवाही के लिए दीवानी दायित्व है जो नियोक्ता के प्रति है, कर्तव्य भंग के लिए, और तीसरा कंपनी विधान के अंतर्गत। ये 3 तरह के नियोक्ता के प्रति दायित्व है। अर्थात दीवानी दायित्व को जब हमने डिवाइड किया तो दीवानी दायित्व में 2 दायित्व आपको बताया, नियोक्ता के प्रति और तीसरे पक्ष के प्रति। और नियोक्ता के प्रति दायित्व को भी हमने 3 भागों में बांटा है। वो पहला है लापरवाही के लिए, दूसरा कर्तव्य भंग के लिए, और तीसरा कंपनी विधान के अंतर्गत। अपराध दायित्व की जो बात की थी, क्रिमिनल लाइबिलिटीज की बात की थी, उसमें को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, कंपनी विधान के अंतर्गत या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। हम सर्वप्रथम दीवानी दायित्व सिविल लाइबिलिटीज का अध्ययन करेंगे। दीवानी दायित्व
नियोक्ता के प्रति भी हो सकता है अथवा तीसरे पक्ष के प्रति भी हो सकता है। नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, जबकि हमने अभी 3 प्रकार के दायित्वों की बात की थी, जिसमें लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए और कंपनी विधान के अंतर्गत। लेकिन मुख्य रूप से जो दायित्व हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है लापरवाही के लिए दायित्व, दूसरा है कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। अतः एक कंपनी अंक 1 के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भी दीवानी दायित्व दिए गए हैं। लापरवाही के लिए दायित्व, इसका अर्थ क्या है? यदि अंकेक्षक का वादी के प्रति कोई कर्तव्य है और वो उस कर्तव्य की पालना में उचित सावधानी और चतुराई से काम नहीं करता है तथा इस कारण से वादी को हानि होती है, तो अंकेक्षक लापरवाही का दोषी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षक जिसके लिए अंकेक्षक कर रहा है, ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, और जो करवा रहा है, जो वादी है, उसके प्रति अंकेक्षक का कोई दायित्व हो और वह उस दायित्व की पालना में यदि उचित सावधानी या चतुराई से काम नहीं करता है और इस कारण से कोई वादी को हानि होती है, तो अंकेक्षक लापरवाही का दोषी माना जाएगा। हम उचित सावधानी चतुराई से क्या तात्पर्य है? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उचित सावधानी एवं चतुराई से तात्पर्य यह है कि सावधानी एवं चतुराई की वह मात्रा जो कि उस पेशे के औसत व्यक्ति द्वारा वैसी ही परिस्थितियों में काम में ली जाती है। लापरवाही के संबंध में दायित्व स्थापित करने के लिए जो हमने तत्व हैं, जो निम्नलिखित तत्व हैं, जैसे पहला है अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था, मतलब अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था। अंकेक्षक का कर्तव्य अपने नियोक्ता के प्रति होता है। एक कंपनी की दशा में अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी द्वारा की जाती है। ये निश्चित है कि अंकेक्षक का कर्तव्य है जो नियोक्ता उसकी नियुक्ति करता है, जो अपने लेखा बहियों या हिसाब किताब की पुस्तकों का, लाभ हानि खाते या चिट्ठे का, इन संबंधी जो अंकेक्षण करवाता है उसके प्रति अंकेक्षक का कर्तव्य होता है। और एक कंपनी की दशा में अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी द्वारा की जाती है। अतः अंकेक्षक का कंपनी के सदस्यों के प्रति कर्तव्य है और उन्हीं के प्रति अंकेक्षक उत्तरदायी है, किसी तीसरे पक्ष के प्रति नहीं, चाहे उसे अंकेक्षक की लापरवाही से हानि ही क्यों नहीं हुई हो। जो जिसने नियुक्त किया है उसके दायित्वों के लिए ही वो उत्तरदायी है, तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी नहीं। दूसरा है उचित सावधानी है चतुराई का अभाव। ये जो उचित सावधानी और चतुराई का पालन नहीं किया गया है तो वादी को नुकसान हो सकता है। अर्थात कहें कि अंकेक्षक ने वादी के प्रति अपने कर्तव्य पालन में उचित सावधानी व एवं चतुराई से कार्य नहीं किया है तो उसका दायित्व है। और तीसरा है इस कारण वादी को हानि होना। यदि अंकेक्षक वादी के प्रति कोई किसी प्रकार की भी हानि हो उसके लिए उत्तरदायी था और उचित सावधानी चतुराई के भाव में यदि कोई वादी को हानि हुई है तो उस हानि के लिए भी अंकेक्षक उत्तरदायी है। अर्थात अंकेक्षक को लापरवाही के लिए उत्तरदायी उसी दशा में ठहराया जा सकता है जबकि उसे उचित सावधानी और चतुराई से कार्य न करने के कारण वादी को उठानी पड़ी है। यदि अंकेक्षक उचित सावधानी और चतुराई से कार्य करता है और फिर भी किसी प्रकार की वादी को हानि होती है तो उसके लिए अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं है। यदि उचित सावधानी और चतुराई से कार्य नहीं करे तो उसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। और ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसमें लीड्स स्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाम शेफर्ड 1887। दूसरा मुकदमा था आयरिश वुलन कंपनी बनाम टाइसन एंड अन्य 1990 का। और तीसरा था लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सियर हेस्लक एंड कंपनी 1904। चौथा था आर्थर ग्रीन एंड कंपनी बनाम द सेंट्रल एडवांस एंड डिस्काउंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1920। इस प्रकार से 3 उदाहरण हैं जिसके तहत जब अंकेक्षक ने
उचित सावधानी और चतुराई से कार्य नहीं किया, उसमें उसको दोषी पाया गया। और उसके आगे लापरवाही के अभाव में हानि होती है। यदि वादी को कोई हानि होती है लेकिन अंकेक्ष ने अपना कार्य उचित सावधानी और चतुराई से किया है, तो वह हानि चाहे लेखे में किए गए छल कपट या अशुद्धि के कारण ही क्यों नहीं हुए हो, अंकेक्ष उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि अंकेक्ष बीमक नहीं होता है, वह इस बात की गारंटी नहीं देता कि अंकेक्षित लेखे में किसी भी किस्म की गड़बड़ी नहीं रह गई है। अंकेक्षक जब उचित सावधानी और चतुराई से वादी के जो लेखे हैं उसका अंकेक्षण करता है, और यदि वादी को उसमें कोई अशुद्ध या छल कपट के कारण कोई हानि होती है, तो उसके लिए अंकेक्ष उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि स्पष्ट है कि अंकेक्षक बीमक नहीं होता है, और वह इस बात की गारंटी भी नहीं देता कि अंकेक्षित लेखों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं रही है। इसलिए सब कुछ सावधानी पूर्वक करने के पश्चात भी लेखों में यदि गड़बड़ी रह जाती है तो उसके लिए अंकेक्ष उत्तरदायी नहीं है। उदाहरण जैसे किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के में एक कंपनी के मैनेजर ने अंतिम स्टॉक को कृत्रिम तरीके से बढ़ाकर दिखाया, जिससे कंपनी को लाभ बढ़ गए और लाभांश का पूंजी में से वितरण हो गया और कंपनी को हानि हुई। लेकिन अंकेक्ष को न्यायालय द्वारा कंपनी की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। क्यों नहीं ठहराया गया? क्योंकि इस अंकेक्ष ने स्टॉक की मात्रा या मूल्य को सही होने के संबंध में मैनेजर के प्रमाण पत्र ले लिया था, और न्यायालय ने यह घोषित किया कि यदि अंकेक्षक स्टॉक के संबंध में मैनेजर के प्रमाण पत्र विश्वास करता है तो वह लापरवाही का दोषी नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कंपनी मैनेजर ने जब अंतिम स्टॉक को कृत्रिम तरीके से बढ़ाकर दिखाया और कंपनी का लाभ बढ़ गया और लाभांश का जो भुगतान हुआ पूंजी में से वितरण कर दिया गया, तो कंपनी को हानि हुई है। लेकिन अंकेक्षक न्यायालय द्वारा इस कंपनी में इस हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया, क्योंकि अंकेक्षक स्टॉक मात्रा और मूल्य में सही होने के संबंध में उसने मैनेजर से प्रमाण पत्र ले लिया था, और न्यायालय ने घोषित किया यदि अंकेक्षक स्टॉक के संबंध में मैनेजर से प्रमाण पत्र ले लिया है तो लापरवाही का दोषी नहीं है। इसमें अंकेक्षक की कोई लापरवाही नहीं। और छठा है हानि के अभाव में लापरवाही। यदि अंकेक्षक अपने कर्तव्य के पालन में लापरवाह रहता है लेकिन वादी को इससे कोई हानि नहीं होती, ऑडिटर है वो अपनी लायबिलिटीज़ के प्रति लापरवाह भी रह सकता है, पालन करने में, वो कर्तव्य का पालन करने में लापरवाह हो जाता है, लेकिन वादी को कोई हानि नहीं होती है, तो अंकेक्षक से हर्जाना नहीं मांगा जा सकता। क्योंकि हर्जाने का प्रश्न तभी उठेगा जबकि वादी को लापरवाही के कारण क्षति हुई हो। यदि उसकी हानि के भाव में लापरवाही हुई तो हानि के भाव में लापरवाही, मतलब कहने का अर्थ है कि हानि नहीं हुई और लापरवाही हो गई अंकेक्षक के द्वारा, लेकिन वादी को हानि नहीं हुई है तो उसके लिए अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं है। अतः क्योंकि हर्जाने का प्रश्न तभी उठेगा जब वादी को लापरवाही के कारण क्षति हुई हो, लेकिन ऐसी दशा में अंकेक्षक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायिक दुराचरण का दोषी अवश्य होगा। अर्थात ये हम कहें कि यदि वो लापरवाही बरतता है उसे क्षति तो नहीं होती है, लेकिन ऐसी दिशा में वो अंकेक्षक है, वो चार्टेड अकाउंटेंट्स अधिनियम के अंतर्गत व्यवहारिक या व्यवसायिक दुराचरण का दोषी अवश्य होता है। उदाहरण के लिए लिवरपूल एंड वीगन सप्लायर एसोसिएशन लिमिटेड 1907 का जो मुकदमा था उसके अनुसार से न्यायालय ने अंकेक्षक को अपने कर्तव्य पालन में लापरवाह पाया, लेकिन वह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि इसे कंपनी के संपत्तियों में कोई कमी नहीं आई, अतः अंकेक्षक से हर्जाना नहीं मांगा जा सकता। उपयुक्त हमने जो अध्ययन किया है 5 और 6 में, उसमें अंतर यही है कि वादी को हानि होती है लेकिन अंकेक्षक ने अपना कार्य उचित सावधानी चतुराई से किया। यदि लापरवाही के भाव में लापरवाही नहीं बरतता और हानि होती है तो अंकेक्षक का कहना है कि वो अपना कार्य हो उचित सावधानी चतुराई से किया। लेकिन जब हानि के भाव में लापरवाही, छठा जो बिंदु हानि के भाव में लापरवाही, तो इसमें अंकेक्षक अपना कार्य उचित सावधानी और चतुराई से नहीं करता लेकिन वादी को कोई हानि नहीं होती है, तो दोनों ही परिस्थिति में अंकेक्षक दायी नहीं है। अर्थात लापरवाही के भाव में हानि नहीं हो, लापरवाह होने के बावजूद भी कोई हानि नहीं हो तो वादी के लिए उत्तरदायी नहीं। और हानि के भाव में लापरवाही, हानि हुई नहीं हो, लापरवाही हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में भी अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं।
दूसरा कर्तव्य भंग के लिए दायित्व है। अंक x का दूसरा दीवानी दायित्व कर्तव्य भंग के संबंध में उत्पन्न होता है। पहला दायित्व था जो हमारा लापरवाही के लिए उत्तरदायी था, दूसरा कर्तव्य भंग के लिए। नियोक्ता के प्रति जो दायित्व थे उसमें पहला लापरवाही के लिए, अब दूसरा कर्तव्य भंग के लिए, कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। अंक x का दूसरा दीवानी दायित्व कर्तव्य भंग से संबंध में उत्पन्न होता है। लापरवाही एवं कर्तव्य भंग में अंतर समझ लेना आवश्यक है। यदि अंक x कार्य तो करता है लेकिन उसे उसके संपादन में उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है तो उसे लापरवाही कहेंगे। जब ऑडिटर अपना कार्य करता है लेकिन उसके संपादन में उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है तो उसे लापरवाही कहेंगे। और यदि अंक x कार्य नहीं करे, अंक x कार्य नहीं करे तो उसे कर्तव्य भंग कहते हैं। जब वो कार्य नहीं करता है तो कर्तव्य भंग है। अंक x से कर्तव्य भंग के लिए हर्जाना उसी स्थिति में वसूल किया जा सकता है जबकि निम्नलिखित बातें प्रमाणित हो जाएं। उसमें पहला है अंक x का वादी के प्रति कर्तव्य था। ये तय हो जाए कि अंक x का जो कर्तव्य था वो वादी के प्रति कर्तव्य था। दूसरा, उससे इस कर्तव्य का पालन नहीं किया जो उसमें कर्तव्य उसके अंक x के लिए जरूरी था, उसका वो पालन नहीं करता है तो। और तीसरा है इस कारण वादी को हानि उठानी पड़ी, मतलब अंक x जो वादी के प्रति दायित्व था, कर्तव्य था, उसका पालन नहीं किया, इसलिए वादी को हानि उठानी पड़ी। ये तीन बातें थी जिसके हमने कर्तव्य भंग के लिए उत्तरदायी अंक x को माना। अर्थात अंक x के विरुद्ध कर्तव्य भंग के लिए कंपनी अपने जीवन काल में मुकदमा चला सकती है। अंक x के विरुद्ध कर्तव्य भंग के लिए एक कंपनी अपने जीवन काल में मुकदमा चला सकती है। और यदि कंपनी को समापन हो रहा हो तो कंपनी समापक या किसी लेनदार या अंशधारी के द्वारा भी अंक x पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अंक x का प्रन्यास भंग के लिए भी उत्तरदायी है, ब्रांच ऑफ ट्रस्ट के लिए भी उत्तरदायी। कर्तव्य भंग के उदाहरण के संबंध में जो उदाहरण हैं इन केसों के हैं लंदन एंड जनरल बैंक केस जो 1895। चिट्ठे में बैंक की संपत्तियों को अधिक मूल्य पर दिखाया गया था और इस प्रकार लाभांश का पूंजी में से वितरण हुआ। अंक x ने अंशधारियों को अपनी रिपोर्ट में तथ्य प्रकट नहीं किया, अतः उसे कर्तव्य भंग का दोषी ठहराया गया। दूसरा, यूनियन बैंक लिमिटेड इलाहाबाद 1925। बैंक के मैनेजर ने अपने रिश्तेदारों को अपर्याप्त प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण दिया तथा उसे बैंक की राशि का विनियोग व्यर्थ प्रतिभूतियों में किया और अपनी इस गलती को छिपाने के लिए पूंजी में से लाभांश का वितरण किया गया। इस पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि अंक x कर्तव्य भंग के लिए दोषी है क्योंकि उसने आंखों पर पट्टी बांधकर अपना कार्य किया और मैनेजर द्वारा प्रस्तुत लेखों को पास कर दिया। यदि वह कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करता तो वास्तविक स्थिति का पता लगा सकता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंक x यदि सही रूप से उसकी गहनता से जांच करता उस लेखों की तो निश्चित रूप से वास्तविक स्थिति उसका पता लगा लेता कि मैनेजर ने अपने रिश्तेदारों को अपर्याप्त प्रतिभूतियों के बावजूद भी ऋण दिया है। और तीसरा है देहरादून मंसूरी इलेक्ट्रिकल ट्रामे कंपनी केस 1930। इस कंपनी के प्रबंधकों ने जानबूझकर नियमित ढंग से गबन किया और अंक x ने अपने कार्य में इस नीति से कार्य किया कि जितनी आसानी से कार्य हो उतनी आसानी से काम चला लिया जाए। उसने प्रमाणों की जांच नहीं की और अनियमित भुगतान को बिना छानबीन के पास कर लिया। अतः अंक x को कर्तव्य भंग के दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जिस तरह से कंपनी प्रबंधकों ने जानबूझकर नियमित ढंग से गमन किया था, अंक x ने उसको गहनता से या नीति से कार्य नहीं किया कि वह आसानी से काम चल जाए, इस आधार से काम किया। और यदि प्रमाणों की जांच अच्छी तरह से करता कि या छानबीन करता अच्छी तरह से तो ये गबन पकड़ में आ जाता। इसलिए जिस तरह से काम किया उसके लिए अंक x को कर्तव्य भंग का दोषी ठहराया गया। चौथा केस था दी वेस्ट मिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी केस 1932। इसमें भी न्यायालय द्वारा अंक x को कर्तव्य भंग का दोषी ठहराया गया था
क्योंकि वह पर्याप्त गवाही के होते हुए भी अनियमित माल वर्क इन प्रोग्रेस को, अधिमूल्यांकन को तथा दायित्वों को छिपाने को पकड़ने में असफल रहा, इसलिए उसको दोषी ठहराया। और कंपनी विधान के अंतर्गत दायित्व है, जो तीसरा इसका बिंदु था दीवानी दायित्वों का, परिवहन में दिए गए मिथ्या कथन से संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 35 के अंतर्गत यदि कंपनी द्वारा निर्मित विवरण में एक अकाउंटेंट, जो कि कंपनी का अंकेक्षक भी हो सकता है, के द्वारा विशेषज्ञ की हैसियत से कोई मिथ्या कथन दिया गया है, तो वह उस प्रत्येक व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए दायी होगा जिसने परिवहन पर विश्वास करके कंपनी का अनुस्मारण पत्र को खरीदने के लिए आवेदन किया और उसे उस मिथ्या कथन से कारण हानि हुई है, लेकिन अकाउंटेंट यदि निम्नलिखित बातें प्रमाणित कर दे तो दायी नहीं होगा। यदि उसको हानि हुई है, लेकिन यदि अकाउंटेंट ये बात प्रमाणित कर दे, कौन सी, कि परिविवरण उसकी जानकारी या स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया था और जब उसे पता चला तो उसने उस तथ्य को उचित सार्वजनिक नोटिस दे दिया था। यदि ये पता लगे कि परिविवरण उसकी जानकारी या स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया, जारी कर दिया गया है और जब उसे पता चला अंकेक्षक, तो उसने इस तथ्य को उचित सार्वजनिक नोटिस दे दिया है, तो दायी नहीं। अब है तीसरे पक्ष के प्रति दीवानी दायित्व। हमने दो तरह के अध्ययन किया, तीसरा जो अध्ययन कर रहे हैं दीवानी दायित्व का, तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व। तीसरे पक्ष के प्रति दीवानी दायित्व में सबसे पहले है लापरवाही के लिए दायी नहीं। दीवानी दायित्व के संबंध में अंकेक्षक से उसी परिस्थिति में हर्जाना वसूल किया जा सकता है जबकि अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य हो। यदि उसके प्रति कर्तव्य नहीं है तो हर्जाना वसूल नहीं किया जा सकता। एक कंपनी की दशा में पहले से ही कहा जा चुका है कि अंकेक्षक कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाता है, अतः अंकेक्षक का कंपनी के प्रति ही कर्तव्य उत्पन्न होता है और यदि अंकेक्षक की लापरवाही या कर्तव्य भंग के कारण किसी तीसरे पक्ष को हानि होती है तो अंकेक्षक को इसके लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता। ये उचित भी है क्योंकि तीसरे पक्ष एवं अंकेक्षक के बीच कोई समझौता नहीं होता। इसलिए पहला है कि लापरवाही के लिए जो है वो कंपनी के प्रति ही वो दायित्व है, उसका दीवानी दायित्व है, तीसरे पक्ष के प्रति नहीं। जिसमें मुकदमे थे ली लवरी एंड डेमिस बनाम गोल्ड 1893, दूसरा था अल्ट्रोमेयर्स कॉरपोरेशन बनाम ट्यूसेल नाइवेन एंड कंपनी 1921, कैलेंडर बनाम क्रीन क्रिस्टन एंड कंपनी 1951, आयकर आयुक्त मद्रास बनाम GM डाडेकर 1952। ये इनके मुकदमे थे। जैसे कैलेंडर बनाम क्रीन क्रिस्टन एंड कंपनी 1951, इस मुकदमे में वादी ने अंकेक्षक द्वारा तैयार किए हिसाब पर विश्वास करके कंपनी के अंश खरीद लिए। अंकेक्षक द्वारा यह हिसाब लापरवाही से तैयार किया गया था लेकिन कपट से नहीं। कंपनी के निस्तारण के कारण वादी ने अपनी विनियोजित पूंजी खो दी और वादी ने अंकेक्षक के विरुद्ध दो कारणों के आधार पर हर्जाने का दावा किया। प्रथम अंकेक्षक की लापरवाही और दूसरे अंकेक्षक के ने वादी कंपनी अंशधारी जो था, कंपनी के अंशधारी को सही सूचना नहीं दी, अतः इस कर्तव्य भंग का दोषी लगाया गया। लेकिन न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि वादी एवं अंकेक्षक के बीच कोई समझौता नहीं था, अतः अंकेक्षक के विरुद्ध लापरवाही के लिए अभियोग नहीं चला सकता। दूसरे कांड के संबंध में फैसला दिया गया कि वादी ने पूंजी का विनियोग पहले किया और वह अंशधारी बाद में बना, अतः उसे प्रति कर्तव्य भंग का सवाल ही नहीं उठता। और इसमें जो तीसरे पक्ष के प्रति दीवानी दायित्व में चौथा बिंदु है, चौथा जो मुकदमा था आयकर आयुक्त मद्रास बनाम GM डाडेकर। इसमें GM डाडेकर को करदाता के हिसाब किताब का अंकेक्षण करके आयकर रिटर्न तैयार करने का कार्य सौंपा गया था और उन्होंने हिसाब किताब की जांच की तथा रिटर्न को भी तैयार किया और चिट्ठे में सही प्रमाणित कर दिया। आयकर अधिकारी ने कर निर्धारण के हिसाब किताब गलत पाया और आयकर आयुक्त GM डाडेकर के विरुद्ध लापरवाही का आरोप लगाते हुए दावा किया। लेकिन न्यायालय ने फैसला दिया कि चार्टेड अकाउंटेंट का आयकर विभाग के प्रति ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है कि वह इस जांच करे
और करदाता का हिसाब किताब सही अथवा नहीं, यह कार्य आयकर ट्रिब्यूनल का है और कर्तव्य के में कोई लापरवाही नहीं हो सकती। उसके बाद जो हमारे तीसरे पक्ष के प्रति दीवानी दायित्व है, दूसरा बिंदु, पहला था लापरवाही के लिए दायी नहीं, दूसरा है कपट के लिए दायी नहीं होना। अंकेक्ष लापरवाही या कर्तव्य भंग के लिए तीसरे पक्ष के प्रति दायी नहीं है, लेकिन वह कपट का दोषी है तो तीसरे पक्ष के प्रति भी दायी होगा। यदि वो कपट करता है अंकेक्षक तो तब दूसरे पक्ष के लिए दायी है। कपट के संबंध में अंकेक्षक को दोषी ठहराने के लिए निम्न बातें सिद्ध करना आवश्यक है। पहला है, अंकेक्षक में जो कथन दिया वह असत्य था। यदि अंकेक्षक द्वारा जो स्टेटमेंट को दिया गया है वो अनट्रू था, असत्य था, तो वो दायी होगा। और दूसरा, अंकेक्षक वह जानता था कि कथन असत्य है अथवा जानबूझकर अनजान बनकर किया गया कथन सही है या नहीं इस बारे में। तीसरा है, उस कथन का उद्देश्य, जो कथन है इस उद्देश्य से दिया गया था कि तीसरा पक्ष इसके आधार पर व्यवहार करे, मतलब गलत जो कथन दिया और उसमें आधार बना कि तीसरा पक्ष आधार पर व्यवहार किया है तो वो दायी है, कपट के लिए दायी होगा। और चौथा है, तीसरे पक्ष ने इस कथन पर विश्वास करके इस आधार पर व्यवहार किया तो उसे हानि उठानी पड़ी, उस हानि के प्रति भी अंकेक्षक उत्तरदायी है। अतोपिक चारों में से यदि एक बात भी सिद्ध हो न हो तो अंकेक्षक के विरुद्ध कपट का दावा खारिज हो जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन यदि चारों बातों में कोई एक बात भी उस पर लागू होती है अंकेक्षक में, तो कपट के लिए दायी होगा। तीसरा, इसमें नैतिक दायित्व का होना। अंकेक्षक कोई लापरवाही करता है या कर्तव्य भंग या कपट के लिए दायी, इस तरह की बातें हैं, तो उसमें अंकेक्षक लापरवाही या कर्तव्य भंग के लिए तीसरे पक्ष के प्रति दायी नहीं है। लेकिन उसे समझना चाहिए कि समस्त समाज उसकी ओर इस आशा से देखता है कि वह निष्पक्ष व स्वतंत्र विशेषज्ञ है और कंपनी के लेखों के संबंध में सही रिपोर्ट देगा। इस कारण से समाज अंकेक्षक के द्वारा कहे गए कथन पर विश्वास करता है और इस प्रकार अंकेक्षक को समाज में एक विशेष प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त है। अतः अंकेक्षक का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि समाज जिस आशा से उसे देखता है वह उस पर पानी न फेरे। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंकेक्षक लापरवाही कर्तव्य भंग के लिए तीसरे पक्ष के प्रति दायी तो नहीं है, लेकिन उसने अपने जो कर्तव्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये समझना चाहिए कि जो समाज है उसको इस आशा से देखता है कि वह निष्पक्ष और स्वतंत्र विशेषज्ञ है और कंपनी के जो रिपोर्ट देगा, जो लेखों की रिपोर्ट देगा वो सही देगा और वो समाज अंकेक्षक द्वारा कहे गए कथन पर जो अंकेक्षक जो भी बात कहेगा उस पर समाज विश्वास करता है और समाज जब विश्वास करता है अंकेक्षक पर तो उसमें समाज का एक अंकेक्षक को एक विशेष प्रतिष्ठित स्थान भी उसको माना है। तब अंकेक्षक का भी नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि समाज जिस आशा से उसको देखता है उस आशा से कार्य करे, उसकी आशा पर पानी न फेरे। इसमें एक केस था, हेनले वायरेन केस द्वारा नया मोड़ देना। कैंडलर केस में दिए गए फैसले को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हेनले वायरेन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम हेलर एंड पार्टनर्स लिमिटेड 1963 में दिए गए फैसले द्वारा बिल्कुल बदल दिया और उस केस के जो तथ्य हैं वो इस प्रकार है। वादी एक विज्ञापन एजेंट थे। उन्होंने अपनी एक ग्राहक कंपनी की ओर से अग्रिम विज्ञापन के आदेश दे दिए और विज्ञापन की लागत के भुगतान का दायित्व स्वयं पर ले लिया। इससे बैंक ने इस ग्राहक कंपनी की आर्थिक स्थिति के संबंध में जांच पड़ताल की और ये जांच पड़ताल उस ग्राहक कंपनी के बैंक से जो कि इस केस में प्रतिवादी था की गई और ग्राहक कंपनी के बैंक ने ग्राहक कंपनी की आर्थिक स्थिति के संबंध में अनुकूल जवाब दिया जो कि वास्तव में खराब थी। उसका जो कंपनी थी उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन उसका जवाब जो ग्राहक कंपनी बैंक के माध्यम से दिया गया वो उसकी जवाब की अच्छा है, लेकिन बैंक ने स्वयं इस संबंध में कोई भी उत्तरदायित्व लेने से इनकार कर दिया। इस पर अनुकूल जवाब पर विश्वास करके वादी ने विज्ञापन आदेश को रद्द कर नहीं किया। ग्राहक कंपनी का शीघ्र दिवालिया निकल गया और वादी अपने खर्चे वसूल नहीं कर सके। अतः वादी ने ग्राहक कंपनी बैंक पर लापरवाही पूर्वक मिथ्या कथन करने का दावा किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सर्वसम्मति से फैसला दे दिया कि वादी को हर्जाना नहीं मिल सकता, लेकिन इसका कारण केवल यह है
कि प्रतिवादी ने अनुकूल जवाब देते समय इस बात संबंध में कोई उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड ने सर्वसम्मति जो फैसला दिया उसमें कहा कि वादी को हर्जाना नहीं मिल सकता। इसका कारण केवल यही है कि प्रतिवादी ने अनुकूल जवाब देते समय इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया, अतः उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करने के कारण स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था। अतः इस मुकदमे में दिए गए फैसले के आधार पर अंकेक्षक तीसरे पक्ष के प्रति लापरवाही के लिए भी उत्तरदायी होगा, लेकिन इसके फलस्वरूप अंकेक्षक के विरुद्ध कोई बहुत से मुकदमे होने की संभावना नहीं है, क्योंकि न्यायालय रीति रिवाज व्यवहार को बहुत मान्यता देते हैं और जब तक अंकेक्षक अपना कार्य मान्य व्यवहार के आधार पर करता है उसे वह नहीं है। हमारे देश के लिए फैसले का वैसे भी सैद्धांतिक महत्व नहीं है, क्योंकि हमेशा ही ये माना जाता है कि अंकेक्षक निष्पक्ष रूप से तथा सावधानी और चतुराई से अपना कार्य करता है। इसलिए हमने आज जो दायित्व के बारे में पढ़ा उसमें पहला जो दायित्व था कंपनी अंकेक्षक के दायित्व में दीवानी दायित्व और दीवानी दायित्व में नियोक्ता और तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व दो भागों में बांटा। उसके बाद नियोक्ता के प्रति जो दायित्व थे लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए और कंपनी विधान के अंतर्गत दायित्व उनका अध्ययन किया। धन्यवाद।